आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सत्ता सम्मेलन गुजरात में आपका स्वागत है। और 2017 में जब इलेक्शन कवर करने के लिए हम गुजरात में थे, उस वक्त एक आंदोलन नजर आया था जिसने बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक माहौल क्रिएट कर दिया था, पाटीदार आंदोलन। और उसके 3 नेता जो हैं वो देश भर में छा गए थे, अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। अब इनमें से 2, अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल, बीजेपी के खेमे में हैं। जिग्नेश मेवानी अभी भी कांग्रेस के ही साथ हैं। और इन 2 नेताओं में से एक अल्पेश ठाकोर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अल्पेश भाई, स्वागत है आपका इस मंच पर। आए जरा और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, 2017 से 2022 में ये परिवर्तन एक तो हमें ग्राउंड पर नजर आ रहा है। पिछली बार आप तीनों ने मिलकर, इस जोरदार तिकड़ी ने जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया था और सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया था। अब आप क्योंकि खेमा बदल चुके हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं, तो बीजेपी के पक्ष में वैसी वेव क्रिएट कर पाने में आप लोग सक्षम हो पा रहे हैं क्या? तिकड़ी तो टूट गई, जिग्नेश नहीं है अब आपके साथ, आप और हार्दिक पटेल मिलकर वो काम कर पा रहे हैं क्या? देखिए, हम तो कार्यकर्ता की तरह जुड़े हैं, बट आपको बताऊं, गुजरातियों ने 27 साल से भाजपा को मत दिया है। एक माहौल क्रिएट हो चुका है, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के दम पे, वो कर्मठ कार्यकर्ताओं के दम पे, और जिस तरह से जो नेतृत्व मिला है पूरे देश को, आदरणीय नरेंद्र भाई, अमित भाई शाह साहब, और एक निर्मल कोमल एक सीएम मिले हमें, भूपेंद्र पटेल साहब जैसे, और एक संगठन कार्यकर्ता, एक कुशल संगठनकर्ता CR पाटिल के दम पे हम बोल सकते हैं कि माहौल क्रिएट हो चुका है। और गुजरातियों ने ठान लिया है, अब की बार सिर्फ भाजपा, अब की बार सिर्फ भाजपा, ये तय कर लिया है। तो माहौल तो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, उसमें अब आप कोई कुछ भी कर ले, क्लीन स्वीप है और बहुत बड़ी बम्पर जीत की ओर भाजपा बढ़ रही है। माहौल कैसा बना है 2017 में जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल था वैसा? देखिए, कांग्रेस ने समयांतर पर जितने भी आंदोलन हुए उसको कैश करने का पूरा प्रयास किया है। जो आंदोलन हमने, हमारी जो बातें थी छोटी बहुत, जो हमारी मांगे थी या जरूरियातें थी, उन जरूरियातों के लिए हमें पहले, अगर कांग्रेस आज हमें बोलती है कि सत्ता के लिए गए, तो अगर वैसा ही होता तो 27 साल से भाजपा की सरकार है, हम भाजपा के साथ जुड़े होते उस वक्त। बट जब उनके साथ जुड़े तो पता चला यार इनके लिए, इनके पास तो कोई नीतियां ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, सिर्फ जातिवाद भड़काओ, धर्म जाति जाति के नाम पे लड़ाओ और प्रोवोक करो, और जो आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलनों में, जितने भी आंदोलन होते उसमें शामिल हो जाओ, उसको कैश करने का प्रयास करो। दूसरा कुछ उनके पास था नहीं। जिस तरह से हम उनके साथ जुड़े, 2-2.5 साल रहे, तो उनमें भी एक बार भी हमें यह नहीं लगा कि जिन तबके के, जिन लोगों के लिए हम आए थे, ना उनके लिए उनके मन में संवेदना थी, ना वो लड़ना चाहते थे। हमने तो देखा नेता रात को 6 बजे मदमस्त हो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, ना लोगों के बीच जाते हैं। जब हमने बोला यार आप आइए ना बाहर, बोले क्या अभी से लड़ रहे हो, बोले आप नए हो, हम मंजे हुए नेता हैं, जब इलेक्शन आएगा तो 2-4-6 महीने रहने का ग्राउंड में, ज्यादा नहीं दिखने का, ज्यादा लोगों के बीच नहीं रहने का। यार हम तो आदी है लोगों के बीच रहने के, जिनको धूल खाने की आदत है। नहीं, लेकिन बीजेपी के बारे में ये बात कही जाती है कि बीजेपी के नेता हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर आपको ये एहसास हुआ कि चुनावों के दौरान भी उनका केयरलेस एटीट्यूड नजर आता है और वो उनकी हार की एक बड़ी वजह होता है। पक्का आपको बताऊं ना, ये इलेक्शन 5 तारीख को मतदान होगा, 8 को जनगणना होगी और 9 तारीख से भाजपा का कार्यकर्ता सीधा ग्राउंड पे उतर जाएगा, सीधा लोगों के बीच चला जाएगा, एक सरकार पैरेलल अपना काम शुरू कर देगी। तो भाजपा की यही तो खासियत है, एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे ही दिन वो दूसरे इलेक्शन के मोड में आ जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर 1-2 दिन बाद गुजरात के सियासी समर में कूद रहे हैं। और कांग्रेस नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे तो फिर आंधी आएगी। अब मैं क्या बोलूं, अब मैं उनके साथ मैंने काम किया है तो मुझे उनके खिलाफ बोलना अच्छा नहीं लगता। बट आपको बताऊं कि गुजरात कांग्रेस का ढांचा पूरा गिरा हुआ है। गुजरात कांग्रेस में तो ये इलेक्शन के बंटवारे में भी खरीद फरोख्त के आक्षेप भी लगे। गुजरात के नेता कई, अब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी 3-4 MLA और चले गए। तो गुजरात का पूरा फाउंडेशन बिगड़ा हुआ है। यहाँ व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, पार्टी नहीं लड़ती। तो जहाँ व्यक्ति इलेक्शन लड़ा है उसमें कितना भी कुछ डालो कुछ नहीं होगा। उनको पहले
भारत जोड़ो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट कांग्रेस जोड़ो एक यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो इस कोने में आ रहा है, उस कोने में टूट रही है, उस कोने में जा रहा है तो इस कोने में टूट रही है। कांग्रेस टूट रही है, बिखर रही है। ये कांग्रेस जिंदा क्यों है भैया, आपको बताऊं? कांग्रेस का जो मत बैंक है, जो वर्षों से जो एक मानते हैं क्या रे हम इनके साथ जुड़े हुए, क्या करें, कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी देते हैं, वो 20-25% मतदाताओं की वजह से कांग्रेस जिंदा है, वरना कार्यकर्ता नेताओं ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो बंटाधार कर दिया है। लेकिन गुजरात के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है तकरीबन 25%, 25 से 30%, वो बड़ा इंटैक्ट रहता है, और ग्रामीण इलाकों में जो पेनिट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का वो काफी मजबूत है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो पैठ है कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आला नेतृत्व की तरफ से यह निर्देश दिया गया कि भाई ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाना है, अंदर ही अंदर प्रचार करना है, पर्चा बांटना है, लोगों के बीच जाकर चर्चा करनी है। तो उसका कुछ असर आपको नजर आया? आप जगह जगह घूमे? आपको बताऊं, एक किसान था, उसको किसी ने पूछा कि तूने क्या बोया इसमें, तो बोले मैं आपको क्यों बताऊं। तो घर पे गया, उसकी बीवी को बोला कि इसने मुझे पूछा कि क्या बोया है, तो मैंने उसको बताया नहीं, इतना ही बोला कि देखो वो तो उगाएगा तब पता चल जाएगा। बोले मैं बीज ही नहीं बोऊंगा, पता कैसे चलेगा। कांग्रेस का ऐसा ही है, ना बीज बोया है, ना खाद डाला है, ना कुछ काम किया है, और फिर भी ये चाहते हैं कि हम तो ये अनाज उगाएगा। वो कुछ नहीं करते, वो अपनी कमियों को दबा रहे हैं, वो उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए। और मैं सच बताऊं, मैंने उसमें काम किया है। उनका एक वर्ड बहुत फेमस है, अंडर करंट। अब अंडर करंट हर बार उनको करंट लग जाता है, और वो अंडर करंट कब उनको खा जाता है वो पता नहीं चलता है। सच बताऊं ईमानदारी से, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, कांग्रेस का ही नहीं, कांग्रेस मैंने बोला उसके उसके मतदाताओं की वजह से है, और इस बार उसके मतदाता भी जान गए हैं कि जो पार्टी कुछ नहीं कर रही यार, कब तक उसको दे। आज गुजरात के अंदर आपको बताऊं कि वो मतदाता भी जागा है, और वो भी अब की बार उसके खिलाफ जाने वाला है। उसका फाउंडेशन नहीं है, ना उसके कार्यकर्ता बीच में जा रहे हैं, ना उसके नेता। आप बताइए ना, 6 महीने में मतदाताओं के बीच जाने में आपको भी तो काफी परेशानी हो रही होगी। कहां हो रही? 2017 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आपकी राधनपुर, जो कि आपकी पारंपरिक सीट है, वहां से लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया आपको। उसके बाद आपने जब पाला बदला, कांग्रेस पार्टी छोड़ी और 2019 में बीजेपी के साथ आप आए, उसी राधनपुर सीट के लोगों ने आपको नकार दिया, आपको कांग्रेस कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा। यानी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया आपके इस बदलाव। वो जनता भी सही है, जब आप पार्टी बदलते हो तो उनके मन में संशय रहता है कि इसने क्यों पार्टी बदली। उनको ये तो पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, उनको ये तो पता नहीं होता कि जिस आइडियोलॉजी के साथ उनके साथ जुड़े थे वो लड़ नहीं रहे, उनको ये तो पता नहीं होता कि यहाँ वो सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, उनको ये तो पता नहीं होता कि ये जातिवाद की ही राजनीति करते हैं, उनको ये तो नहीं पता ये बांटने की ही राजनीति करते हैं। ये सब बातें जब हमारे साथ हुई, उन बातों को लोगों को समझाने में मुझे वक्त नहीं मिला, या वो समझा नहीं पाया, उसकी वजह से ये रिजल्ट आया है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट अब उसी असेंबली के अंदर आप जाइए, अब मतदाताओं को पूछिए क्या अल्पेश ठाकुर याद आता है, तो एक ही जवाब मिलेगा, यार गलती हो गई, अच्छा आदमी था, उसको समझने में देर हो गई, बट कांग्रेस ने हमें छला है, ऐसा उनको लग रहा है। आपको बताऊं, गुजरात के अंदर गुजराती बहुत होशियार है। एक बार हमसे गलती हो गई, हमें सजा मिल गई, अब दोबारा सजा नहीं देंगे। और उसको डिजर्व इसलिए करते थे। हाँ। उन्होंने ये जो रिजल्ट दिया मुझे अच्छा लगा, और वो डिजर्व भी करता था। मैं बोले तूने 2.5 साल क्यों बिगाड़े हमारे, वहां जाके वो खड्डे में जाके तू बैठ गया, हमको भी बिठा दिया, अब ठीक है अब तू इधर आ गया है तो 2.5 साल और तपस्या कर। वो तपस्या कर ली अब। लेकिन आप ये बताइए कि 2019 से 2022 तक आप कह रहे हैं आपने जनता को समझा लिया, राधनपुर सीट के लोग समझ गए, फिर उसके बाद आपकी सीट ही बदल दी गई। राधनपुर सीट से आप टिकट चाह रहे थे, आपको मिला गांधीनगर साउथ से। आप गांधीनगर साउथ की जनता को समझाने के लिए फिर आपके पास टाइम नहीं है। नहीं, आपको बताऊं कि जो राधनपुर में मैंने सेवा की है, जो काम किए हैं, उसका फायदा मेरे किसी कार्यकर्ताओं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा ना। और गांधीनगर में जिस नेता ने काम किया होगा तो उस कार्यकर्ता का फायदा तो मुझे और मेरी पार्टी को मिलेगा। देखिए, आपको कहां कैसी जिम्मेदारी मिलती है वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पर अगर राधनपुर में मैंने काम किया है और उसका फायदा मेरे कार्यकर्ताओं को वहां मिल रहा है, तो मेरा यहाँ कोई नेता था, मेरे से पहले जो नेता थे, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उसका फायदा मेरी पार्टी और मुझे मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, भाजपा का फाउंडेशन, उसके कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम है जो लोगों के बीच रहती है।
एक बार कोई रिजल्ट लेकिन आप ये मानते हैं कि राधनपुर सीट से अगर आपको टिकट दिया गया होता तो जीत ज्यादा आसान 50,000 होती? से ज्यादा वोटों से जीतता मैं आपको दावे से बोल दूं। और वहां अब सर्वे करवाइए, वहां जो लोग हैं उन्होंने ठान लिया, और ये भी जो कैंडिडेट हमारा आया है वो भी जीत जाएगा, क्योंकि लोग छला हुआ महसूस करते हैं, जो करप्शन हुआ वहां पे। तो ये बात आपकी पार्टी को समझ में नहीं आई? नहीं, पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी कहीं और तय की होगी। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में यही तो है अंतर। यहाँ पार्टी तय करती है, यहाँ आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप तय नहीं कर सकते। यहाँ पार्टी तय करती है कि आपको कहाँ कौन सी जिम्मेदारी देनी है। उन्होंने तय किया कि तू 16 नंबर की सीट पे नहीं, 35 नंबर की सीट पे जीत के असेंबली के अंदर भूपेंद्र भाई के हाथ मजबूत कर, उनका कार्यकर्ता बन के जा। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरे मतदाताओं को मैं पूरा प्रयास करूंगा, और मेरे कार्यकर्ताओं की जो टीम है उसके दम पे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस इलाके की लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा करने में गांधीनगर साउथ निकालना मुश्किल होगा थोड़ा। कैसे? भाजपा का गढ़ रहा है ये तो भाजपा का गढ़ रहा है। पिछले 3 इलेक्शन से भाजपा ही जीत रही है। तो वही तो मेरे नेताओं ने कुछ सोचा होगा, और यहाँ तो हमारे अमित भाई साहब बैठे हैं वहां पे, तो जो वो काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ के यानी एक पूरा ढांचा एक वेल डेवलप हो रहा है, सब इलाके। तो उस जो काम कर रहे हैं ना, उसके दम पे बोल रहा हूँ, लोगों का प्यार मिलेगा और भाजपा को ही मिलेगा। अच्छा, ओबीसी वोट बैंक का जिक्र हो रहा है। 48% वोट बैंक जो है बहुत अहम है गुजरात में सियासी समीकरणों पर अगर हम नजर डालें तो। और मुमकिन है इसी वोट बैंक का ध्यान रखते हुए आम आदमी पार्टी, जो इस बार तीसरा प्लेयर बनकर जोरदार तरीके से उभरती हुई नजर आ रही है, उसने ईसुदान गढ़वी, जो कि ओबीसी तबके से ही आते हैं, उनको अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। इसका कितना असर पड़ने वाला है? चिंता है इसे लेकर? अब आपको क्या बताऊं, मुंगेरीलाल के हसीन सपने सबको देखने का अधिकार है। किसी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो मैं तो पिछली बार आने वाले इलेक्शन में ये अपेक्षा रखता हूं कि हर छोटी मोटी पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दे, जिसका ना कोई फाउंडेशन है, ना जिसका कोई जनाधार है, ना कोई उसके साथ है। और फिर भी इसे आप कॉन्फिडेंस मानते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस मानते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। इसलिए है कि देखिए, भाजपा की सरकार इस सतत काम करने वाली सरकार है। वो कोई कास्टिज्म की राजनीति नहीं करती, वो उसका स्लोगन वही है ना, सबका साथ सबका विकास। मैं कॉन्फिडेंस पूछ रहा था आम आदमी पार्टी का, कि सबसे पहले नहीं, यहाँ तक कि बीजेपी, कांग्रेस ने तो भी डिक्लेयर ही नहीं किया, बीजेपी से पहले भी आम आदमी कहीं पे नहीं है। आपको बताऊं, मैं दावे से बोल दूं, उनका सीएम कैंडिडेट जीतेगा कैसे, वो भी आप चेक करवा लीजिए। आम आदमी का खाता गुजरात में खुलने वाला नहीं है। आम आदमी कहीं नहीं है, वो तो रेवड़िया थोड़ी बहुत बांटी, उस बात को बोल रहे हैं, तो गुजराती चर्चा कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सारी फोन लाइन खोल दी थी, गुजरात की जनता से राय ली गई है, लाखों लोगों ने अपनी राय दी ईसुदान गढ़वी के पक्ष में। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आपने 16-17 लाख कॉलिंग की बात की थी, उन सब का एक डेटा अनाउंस कर दीजिए यार। आप अब हवाबाजी में बात करते हो, एक सोशल मीडिया में हवाबाजी फैलाते हो, और छोटी सब लोगों में एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हो। आपको बताऊं, आम आदमी कहीं नहीं, गुजरात में कहीं नहीं है। पिछली बार भी तो लड़े थे, डिपॉजिट डूल हो गई सब जगह पे, इसकी बार भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, अब की बार भी। और आपको बताऊं, पंजाब वाले एक बार उनको छला इन लोगों ने, आज पंजाब में इलेक्शन होता है, पंजाब में क्लीन स्वीप होगा, आम आदमी नहीं जीतेगी। ऐसा ही गुजरात में, गुजराती तो कभी भूल भी नहीं करेंगे, गुजराती बहुत बहुत होशियार है, उनको इस तरह से मूर्ख बनाना नहीं। लेकिन ये बात तो बांटने की बात करते हैं अल्पेश भाई, लेकिन ये बात तो सही है कि भाई पिछले करीब 3 दशकों में हमेशा हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट होती थी, लेकिन अरसे बाद ऐसा हुआ है कि गुजरात की जनता को एक तीसरा ऑप्शन मिला है। आपने कांग्रेस पार्टी का खुद ही जिक्र किया कि उतनी मजबूती से ग्राउंड पर वो नजर नहीं आते जैसा कि होना चाहिए, तो इस बार तीसरा प्लेयर है जो बहुत अग्रेसिव तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहा है। में कब तीसरा मोर्चा नहीं आया? समयांतर पे आया है, चिमन भाई के वक्त, शंकर सिंह वाघेला के वक्त, केशुभाई के वक्त, और कई बार तीसरा मोर्चा आया है, वो सफल नहीं रहा है। गुजरात में थर्ड फ्रंट कभी सफल नहीं रहा है, गुजरात में सिर्फ 2 फ्रंट रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस। मैं आपको बोलूं, भाजपा की अगर किसी के साथ फाइट होगी तो वो कांग्रेस के साथ ही होगी, किसी और पार्टी के साथ नहीं होगी। वो ज्यादा सूट करती है आप लोगों को? सूट नहीं करती। मैं गुजरात में जो मतदाता है, एक जो मैंने बोला ना 20-25% मतदाता आज भी कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहा है, उसकी वजह से बोल रहा हूं मैं, वरना कार्यकर्ताओं की टीम तो उनके पास भी नहीं है। वो तो जो इलेक्शन लड़ने जाता है, वो जो कैंडिडेट, उसको अपने दम पे करना होता है, वहां संगठन काम नहीं करता है। आम आदमी ने जो रेवड़ी बांटने की बात की,
गुजरात गवर्नमेंट का 2.5 लाख करोड़ का बजट है, उन्होंने 5-6 लाख करोड़ का रेवड़ी बांटने का बात कर दिया। क्या ये मुफ्त का बांट के क्या देखा हो गया आप? क्या एक स्टेट को पूरा कर्जे में डालना चाहते हो? फिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो ज्यादा हमलावर गुजरात चुनाव के मद्देनजर हम देखें अगर तो ज्यादा हमलावर नजर आते हैं आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। उनके तमाम मामले खुल रहे हैं। सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आ रहा है तिहाड़ जेल के अंदर से। लगातार हमलावर आपकी पार्टी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पर, ना कि कांग्रेस पर। नहीं, पर जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, इतना ज्यादा पैसा कहां से आता है वो जवाब दे। कितना पैसा खर्च करे वो लोग? उनके जितने कार्यकर्ता सब पेड कार्यकर्ता है, इतना पैसा कहां से लाते हो आप लोग? जो आप आइडियोलॉजी की बात करते हो, ईमानदार राजनीति करते हैं, तो ईमानदार राजनीति में इतना पैसा कहां से आता है वो जवाब देना पड़ेगा। आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके मिनिस्टर करप्शन करते पकड़े जाते हैं, और कईयों को तो आप खुद उनको डिसमिस करते हैं। तो ये कहां से लाते हैं? कोई ईमानदारी की राजनीति नहीं है उनकी। और दूसरा ये है कि वो लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को मुफ्त बांटो इस तरह की बात करते हैं। देखिए, एक सरकार की व्यवस्था होती है, जहां कोई आपदा आती है या जहां किसी को एक टेम्पररी मदद होती है तो वो सरकार समयांतर पे करती है। जहां पे भी कुदरती आपदा आती है या कुछ ऐसा, जैसे कोरोना आया, जैसे कहां बाढ़ आ गई, जहां अर्थक्वेक आया, तो वहां पे टेम्पररी बेस पे एक गवर्नमेंट उनको राहत पैकेज देती है। वो गुजरात सरकार ने बार बार दिया है। जैसे किसानों को सम्मान निधि देते हैं, क्योंकि जो बीज बोना होता है तब उसको खाद के लिए, बीज के लिए पैसा चाहिए। तो एक सरकार, उसकी जो जिम्मेदारी है, जैसे मुफ्त इलाज की बात है, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, तो ये उसकी व्यवस्था है, उसको मदद करने की व्यवस्था है। अब उसमें अब नई बात ला देते हो तो अब मुफ्त की आदत पड़ जाएगी तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? उस गवर्नमेंट में आपको एक व्यवस्था होती है, उसकी रेवेन्यू बढ़ाने की बात होती है, एक सक्षम गुजरात, सक्षम राष्ट्र बनाने की बात होती है। ठीक है, आखिर में जिग्नेश मेवानी अपने आपके जो दोस्त हैं उनको शुभकामनाएं देंगे इस बार के लिए? नहीं, देखिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं, बट मेरी पार्टी वहां पे जीते, मैं तो यही आशावाद रखता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश भाई हमसे बातचीत करने के लिए। अल्पेश ठाकुर बीजेपी की तरफ से इस बार गांधीनगर साउथ से किस्मत आजमा रहे हैं, और देखना होगा कि इस सीट पर नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार, ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है, तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश भाई हमसे बातचीत करने के लिए।